कल का क्लास सब ठीक ठाक समझ में आया था? जो भी जिस किसी दिन भी पढ़ाते हैं ना बेटा, एक बार घर जाकर के उसको, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, रिवीजन हार्डली 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लग जाएगा। 2-2.5 घंटे का क्लास का रिवीजन करने में ना 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। सम वगैरह जिस दिन बनते हैं ना, उसका रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट लिखा हुआ पढ़ने में ना 4 पेज 5 पेज भी रहता है ना, 10-12 मिनट ही लगता है। तो रोज ये काम कर लिया करो, ओके। और जिस दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है, नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला होता हूं, उस दिन घर जाकर के पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन करके साइड रख दिया। गॉट इट? तो ये काम का हैबिट डाल लो, मेरे को जैसे बोलना ना पड़े, एवरी डे ये वाला काम करने का है। डन? चलो कॉपी में लिखो सारे एस के नाम लिख लिए? पक्का? कितने लोगों ने एस के नाम नहीं लिखे? हाथ उठाओ। दोज हु हैव नॉट रिटन द नेम्स एंड नंबर ऑफ एस, जो मैंने कल बोला था, कॉपी पलटिए। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 1 मिनट बेटा। हाँ बोलो ना बेटा। नहीं, एज 29 तक है, बीच में 2 गायब है, 6 नंबर और 8 नंबर गायब है, इसलिए 27 बच्चे हैं। नंबर 1 to 20, आपने ऐसा समझा कि नंबर 1 to 27 है? हेलो, जल्दी हाँ ना बोलो। नहीं ना? आप समझ गए बेटा अभी? गुड। चलो कॉपी में लिखो, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ का नंबर बताओगे मेरे को? ओके, लिखो। हाँ ठीक ठीक। क्या लिखा? accrual concept. Out of 3 fundamental accounting assumptions, one is accrual concept, 2 others are going concern and consistency. We'll be discussing those 2 after we complete the discussion on this particular idea, okay? तो क्या होता है accrual concept? accrual concept पे कौन सा financial statements prepare होता है? 3 मेरे 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। हाँ, पहला का आंसर मैं करता हूं, दूसरे का आंसर बच्चे ने कर दिया और वो राइट बोला। मैं आपको सुनाता हूं। पहला कि ये होता क्या एक्रूअल कॉन्सेप्ट? ये होता है कि एक्सपेंस, 2 इसमें रूल है। एक्सपेंस जब इनकर हो जाए, वर्ड्स पे ध्यान देना, लिखेंगे भी और समझेंगे भी। एक्सपेंस जब इनकर हो जाए, P&L में लिख लेना चाहिए। इनकम जब अर्न हो जाए, P&L में लिख लेना चाहिए। इनकम का रिसीट होना जरूरी नहीं है P&L में आने के लिए, अर्न होना जरूरी है। एक्सपेंस का पे होना जरूरी नहीं है PL में आने के लिए, इनकर होना जरूरी है। एक्सपेंस पे हो गया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर पे नहीं भी हुआ ना तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इनकर अगर हो गया ना, हम PL में लिख लेंगे। इनकम के लिए मेरे को मिल जाए बुरा थोड़ी लगता है, नहीं भी मिले ना मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर अर्न हो गया हम लिख लेंगे। सर क्या क्या बोले, बाप रे बाप, उल्टा पलटा बोलते चले गए। हम सब सीधा सीधा बोले। आपको समझ में आया पूरा, या बोलो सर अध कचरा समझ में आया? झूठ मत बोलो। हाँ, रिपीट कई बार करेंगे, सबको पूरा पूरा समझ में आया? हाँ पक्का? तो एक बात बोलो, तुम लोगों ने ट्यूशन फीस तो दे दिया मेरे को रिसीव तो हो गया? जल्दी हो गया ना मेरे को रिसीव। अभी मैंने PL में नहीं लिखा है, लायबिलिटी में है। अभी बैलेंस शीट बनेगी ना, मार्च आ रहा है ना, 31 मार्च तो आने ही वाला है, 25 दिन तो और है, कि 25 नहीं है, 24 दिन और है। जल्दी जल्दी, अरे हाँ ना
अरे अब तो एक दिन पुराने हो गए ना तुम लोग, तो करो बातचीत, क्या दिक्कत है। 24 दिन के बाद मेरी बैलेंस शीट बनेगी, तुम्हारा दिया हुआ पैसा मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, इनकम में नहीं। सर क्यों, आप पैसा रिफंड करते हो? नहीं करते। तो सर फिर तो हो गया, आपके बाप का पैसा है। हाँ है मेरे बाप का, पर इनकम नहीं है। तो सर इनकम में आप कब डालोगे? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ओ आपका काम होना बाकी है। कैलकुलेटर जब खरीदने जाते हो ना, कैलकुलेटर, तुम लोग सामने वाले को पैसा दिए, कैलकुलेटर लेके आ गए, उसका कोई काम होना बाकी नहीं है, वो तुरंत इनकम लिख लेता है जल्दी। पर मेरे को तुमने ट्यूशन फीस दिया, मेरा तो पूरा ही काम बाकी है, 6 महीना लगेगा। 120 क्लास लूंगा तो 5 महीना तो लगना ही है। तो 5 महीना बाद हम अपने पीएल में भेजेंगे, तब तक आपका पैसा मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रहेगा। तो तुमसे पैसा हमने ले लिया, बट इनकम अभी मेरे को अर्न नहीं हुआ। अर्न होगा तब पीएल में लिखेंगे। रिसीट हो गया, मेरे को अच्छा लगा, पर वो इनकम नहीं है। इनकम को इनकम बोलने के लिए इनकम का अर्न होना जरूरी है, और एक्सपेंस को एक्सपेंस बोलने के लिए एक्सपेंस का इनकर होना जरूरी है। पेमेंट तो एडवांस पेमेंट भी करते हैं ना लोग, जल्दी बोलिए। अभी अनुपम, ये जो बंदा अभी आया होगा, माइक वाइक सब ठीक ठाक किया होगा, मान लो इसने मेरे को अगले 5 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली। इसने बोला सर पैसा एडवांस में दे दीजिए, मैंने दे दिया 70,000 रुपीज, पीएल में भेज दूं कि मेरा असेट है। सोचो सोचो सोचो, डरना नहीं है, डांटेंगे नहीं बेटा, 50 गलती करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बोलो मैंने पैसे दे दिए, असेट है कि एक्सपेंस है? तो एक्सपेंस तो जब अगला महीना खत्म होगा तो 1 महीना का एक्सपेंस अक्रू होगा, फिर 1 महीना और खत्म होगा तो और 1 महीना का एक्सपेंस अक्रू होगा। जल्दी बोलो हाँ, तो तब ना पीएल में लिखेंगे जी। अभी तो एडवांस पेमेंट है ना, प्री पेड एक्सपेंस नाम है ना, एक्सपेंस तो नाम नहीं है। और तुमने मुझे जो ट्यूशन फीस दिया उसका क्या नाम है बोलो तो? ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। आप लोग उसको बोलते हो अपने लैंग्वेज में प्री रिसीव्ड इनकम, जैसे प्री पेड एक्सपेंस, वैसे आप लोगों का वर्ड है प्री रिसीव्ड इनकम। हम लोग इस वर्ड से हेट करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड वर्ड लगता है। कोई बोलता है प्री रिसीव्ड, प्री पेड इज ए प्रॉपर वर्ड, प्री रिसीव्ड इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। प्रॉपर वर्ड इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो हम लोग वर्ड्स भी थोड़ा केयरफुली चूज करेंगे। ओके, सो नाउ मैंने क्या बोला? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंस इनकर हो लिख लो, इनकम अर्न हो लिख लो। रिसीट और पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएल में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साला रिसीट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा घर का बच्चा खाना कैसे खाएगा? तुम्हारा पैसा तुम देगा ही नहीं अगर मेरे को, तो रिसीट इज इंपॉर्टेंट, but receipt is not important when I talk about profit and loss account. Got the point? लिखो, A करके लिखो। An expense is recorded in the P&L as and when it is, as and when it is incurred. incurred वर्ड को अंडरलाइन कर दो। as and when, WHEN, it is incurred, फुल स्टॉप। एक कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस लिखो, बी नहीं ए में लिखो। इट्स पेमेंट इज Its payment is immaterial. बी में सेम लाइन रिपीट करो इनकम के लिए। बोलो कैसे लिखोगे?
An income is recorded in P&L as and when it is earned, EARNED. Its receipt is immaterial. सी नंबर पॉइंट लिखो. P&L is profit and loss statement. P&L is prepared using accrual concept. डी नंबर में लिखो. हाँ, P&L इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अक्रूअल कॉन्सेप्ट. डी में लिखोगे और पहले लिखने के पहले ये वाला चीज देखोगे. अपने जब बोलते हैं ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूं. मान लो मैंने बोला कि सैलरी अक्रूड या इनकर्ड. इनकर्ड का ही दूसरा वर्ड है अक्रूड. सिनोनिम है दोनों. इनकर्ड एंड अक्रूड आर सिनोनिम. अर्नड एंड अक्रूड आर ऑल्सो सिनोनिम. अर्नड और इनकर्ड इनकम और एक्सपेंस के लिए बोलते हैं. अक्रूड कॉमन वर्ड है, वो दोनों के लिए यूज होता है. ओके, तो मैं अगर बोलूंगा ना कि सैलरी इनकर्ड 40,000, तुम समझ जाना ये पीएल में जाने का मसाला है. फिर मैंने बोला बट सैलरी पेड 38,000, समझ जाना ये कैश बुक में जाने का मसाला है. पेड, कैश बुक का नाम क्या है? प्लीज कैश बुक मत बोलना. कैश बुक का दूसरा नाम क्या है? वो ठीक है. और तीसरा नाम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं ना. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो कैश बुक रिसीट एंड पेमेंट भी है. तो ये पेड वर्ड लिखा ना मैंने. सो वी कॉल सैलरी पेड 38,000. ये कैश बुक का मसाला है. नाउ यू टेल मी हाउ मच ऑफ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग. अक्रूड बट नॉट पेड. देखो दिखेगा आपको, इजीली दिखेगा. आप लोग फाउंडेशन पास करके आए हैं. 40,000 की सैलरी अक्रू हुई. बोलो हाँ, ये सब आता है ना. 40,000 का सैलरी अक्रू हुआ ना. एंड हाउ मच डिड वी पे? 38. तो 2,000 को क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग. या एक और वर्ड अक्रूड बट नॉट पेड. तो इसका मतलब ये 2,000 भी अक्रूड तो है ही. ये अक्रूड बट नॉट पेड है. ये अक्रूड, देखो हाथ देखो, ये मतलब कौन है? देखो हाथ, ये है अक्रूड एंड पेड. तो ये क्या हुआ? अक्रूड ना. ठीक से सुनो. 2,000 क्या है? अक्रूड बट नॉट पेड. ये क्या है? अक्रूड एंड पेड. तो फिर ये क्या है? अक्रूड. डन. तो सैलरी अक्रूड, सैलरी इनकर्ड, सैलरी फॉर द ईयर, सैलरी टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L, सब सिनोनिम है. क्या क्या चार नाम बोला? फिर से बोलो. सैलरी अक्रूड, सैलरी फॉर द ईयर, सैलरी टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L या सैलरी इनकर्ड. ये सब सिनोनिम्स हैं, एक तरीके से यूज होते हैं. घबराने का नहीं है. डन. और ये जो अक्रूड है ना, अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना कि अक्रू हो गया, माने पीएल में जाने का मसाला तैयार हो गया. इट हैज अक्रूड, दैट मीन्स प्लीज टेक इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसे P&L में ले जाओ, ये अक्रू हो गया है. इसीलिए नाम अक्रूअल कॉन्सेप्ट. इसीलिए बच्चे ने बोला P&L अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है. तो एनीथिंग दैट अक्रूज गोज टू P&L. डन. लिखो कॉपी में. एक्सपेंस incurred
is also termed as expense accrued. ACCRUED oblique expense for the year. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? अजी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्या लिखा रहता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L तो बोलते हैं, उसके बाद क्या लिखा रहता है? फॉर द ईयर एंडेड. देखिए वर्ड फॉर द ईयर. तो जब P&L के ऊपर ही लिखा रहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, और P&L में आप इनकम और एक्सपेंस लिखते हो ना, सो दैट इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी फॉर द ईयर ना. इनकम फॉर द ईयर शुड गो टू P&L ना. बोलो हाँ. जिस साल का P&L बना रहे हो उस साल की इनकम P&L में लिखोगे ना, तो उसको उसके लिए अक्रू होना जरूरी है, अर्न होना जरूरी है. अक्रूड अर्नड फॉर द ईयर सिनोनिम है. क्या बोला? रिपीट. अक्रूड अर्नड फॉर द ईयर सिनोनिम है. क्लियर? एक्सपेंस के लिए बोलेंगे इनकर्ड, अक्रूड फॉर द ईयर सिनोनिम है. तो सर कैसे होगा इतने सारे वर्ड से फ्रेंडशिप? धीरे धीरे आप जब सुनते जाओगे क्लास को 10-12 दिन तक आपको कंफर्ट लेवल आ जाएगा. चिंता मत करो. लिखो कॉपी में. क्या लिखा? एक्सपेंस. गुड. फुल स्टॉप कर दो. सेम सेंटेंस इनकम के लिए बनाओ फुल स्टॉप के बाद. फुल स्टॉप के बाद ई नंबर पैरा नहीं होगा. सेम सेंटेंस बताओ कैसे बनाओगे? इनकम अर्न्ड इज ऑल्सो टर्म्ड एज बोलो क्या? इनकम अक्रूड ऑब्लिक इनकम फॉर द ईयर. बस अब यहां पे देखो, और हम लोग अगले हाफ एन आवर में 45 मिनट में 4-5 एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे. एंड आई विल जस्ट चेक कि आप ठीक ठाक नॉलेज रखते हो या नहीं. इफ नॉट हम लोग उस डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे. इफ यस तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. ओके चलो एकदम बिगिनर के माफिक मेरे को बोलो. करेंट ईयर इज माई first year. Year is say 23-24. When I say 23-24, my year starts on 1st of April 2023 and ends on 31st of March 2024. कोई प्रॉब्लम? और जब मैं बोलूंगा फिनांस कैलेंडर ईयर 2024 या खाली बोलूंगा 2024, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर में एंड हो रहा है. ओके नाउ फर्स्ट ईयर है 23-24 मेरा साल का, मेरा बिजनेस का ये पहला साल है. ओके मैंने आपको ये वर्ड बोला सैलरी पेड 49,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000, टोटल सैलरी 52,000. कोई डाउट है या कॉन्फिडेंट है आप लोग? कॉन्फिडेंट हैं? तीनों 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे. सर सोचना पड़ेगा. सोच लो. तीनों 3 फिगर है ना. फिनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर ही तो लिखते हैं. तो तीनों 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे ना. कौन सा वाला किस में जाएगा? सर पहला वाला जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वही रिसीट एंड पेमेंट, कैश बुक. फिनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो आप बोलिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश बुक इज नॉट ए फिनेंशियल स्टेटमेंट, इट्स योर पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज योर फिनेंशियल स्टेटमेंट. तो मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट का नाम बोला ना, तो यूज द वर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. कल ही तो लर्निंग हुआ हम लोगों का. चल बच्चे बोल, ये कहां जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में. ये बैलेंस शीट में. लायबिलिटी है या एसेट है? टू बी पेड है ना. टू बी पेड. अक्रू हो गया
पेमेंट होना अभी भी बाकी है। ये क्या है? P&L में जाएगा। तो ये टोटल सैलरी अक्रूड है ना, ये पूरी सैलरी जो टोटल सैलरी है, इसी को आप सैलरी फॉर द ईयर बोलते हो, इसी को आप सैलरी अक्रूड बोलते हो। हेलो जल्दी, इसी को आप सैलरी इनकर्ड बोलते हो। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? तो इसको मैं बोल सकता हूं ना, अक्रूड बट नॉट पेड। हाथ देखो, हाथ देखो सर, टिक मार्क देखा करो। क्या हम 3000 को बोल सकते हैं अक्रूड बट नॉट पेड? कोशिश करिए बोलने का। इसको बोल सकते हैं अक्रूड एंड पेड। अरे अक्रूड वर्ड को साइड लगा दिए। और इसको बोल सकते हैं देन इट इज अक्रूड। भाई अक्रूड बट नॉट पेड, अक्रूड एंड पेड दोनों जोड़ देंगे तो टोटल अक्रूड नहीं हो जाएगा क्या? तो इस वर्ड से आप कंफर्टेबल है ना? ये जो 3 वर्ड मैंने लिखा, आप ओके हैं या आपको डाउट है? एकदम पक्का? ग्रेट, कॉपी में लिखो। लिखो एग्जाम्पल 1। Mr. A entered into a rent agreement on 1/4/23 at a monthly rent of 10,000. Full stop. Rent was increased to 11,000 on and from 1/1/2024। लिख पाए? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। Rent paid was 112। कितना लिखा? 112,000। 1,12,000 रुपया का रेंटल पेमेंट है। डन। आपको मुझे 2 चीज कैलकुलेट करके बतानी है एंड देन एक लेजर बना के देना है रेंट अकाउंट के नाम का। ओके उस रेंट अकाउंट में पेमेंट, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग तीनों दिखना चाहिए लेजर के अंदर। आई डोंट नीड ए सेपरेट लेजर फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। समझा मैं क्या बोला? रेंट में ही कैरेट डाउन लिख देना है। सर नहीं आता हम सिखा देंगे अभी। लिखो कॉपी में, फाइंड रेंट फॉर द ईयर and rent outstanding बोलिए। रेंट फॉर द ईयर निकल सकता है? जल्दी जल्दी बोलो यार, ये घटिया है। ये 9-10 साल के बच्चे निकालेंगे ये सब चीज। 1,23,000 कैसे निकाला? 9 into 10,000 और 11,000 into 3, नहीं 3,000 कहां से? 11,000 into 3। ये जो फॉर द ईयर निकलता है, फॉर द ईयर रेंट के लिए, फॉर द ईयर निकालने के लिए आपको रेंट पर मंथ पता होने से हुआ कि पेमेंट जानना जरूरी था? आपको रेंट पर मंथ पता होने से नहीं हो जाएगा, बिकॉज फॉर द ईयर है, मंथली रेंट आपको पता है। तो क्या मंथली के हिसाब से आप साल का रेंट नहीं निकाल सकते जब आपको महीना का रेंट पता है? सर जी बोलो प्लीज।
जब आपको महीना का रेंट पता है तो साल का रेंट नहीं निकल जाएगा। तो साल का रेंट ही तो पता करना है। जो साल का रेंट होता है वही तो अक्रूड होता है जी। रेंट फॉर द ईयर इज व्हाट रेंट अक्रूड इज। लिखो सॉल्यूशन। $10,000 इंटू 9 बोलना किस लिए? 11,000 इंटू 3। स्पीड बढ़ाइए। बोलिए किस लिए? सर नाम, 1 महीना का रेंट 10,000, 9 महीना का रेंट 90,000, यूनिटरी मेथड। उसके बाद 1 महीना का रेंट 11,000, 3 महीना का रेंट 33,000, जोड़ दिया तो रेंट फॉर दी ईयर पता चल गया। इसी को फॉर दी ईयर बोलते हैं, साल का भाड़ा, फुल ईयर का रेंट। P&L में यही जाएगा। पेमेंट चाहे 0 हुआ हो, पेमेंट चाहे 1500 करोड़ रुपया हुआ हो, पेमेंट नहीं हुआ, हुआ कम हुआ ज्यादा हुआ, जितना भी हुआ, घर दे दिया साला रेंट के बदले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता P&L को। P&L प्यार से बोलता है क्रू हुए हो आजा मेरे घर, पेड हुए हो नहीं हुए हो कोई मतलब बेचारे P&L को नहीं होता। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? इसको रखना होगा बेटा आपको स्ट्रांगली अपने साथ। P&L बनाओगे, फॉर द ईयर का अमाउंट ढूंढोगे, पेमेंट हुआ नहीं हुआ इज इमटीरियल। डन? कितना हुआ बोलो बच्चे? पक्का? पेमेंट कितना हुआ? आ जाइए जल्दी, इस तरफ में आ जाइए, इस तरफ आ जाओ, कम दिस साइड बच्चा, दोनों बच्चे उधर लास्ट बेंच पे चले जाओ वहां पे। सो कमेंट करो जल्दी। अगर ये फॉर द ईयर का रेंट है, ये अक्रू हो गया है, 1,12,000 का पेमेंट हो गया है, कमेंट करो। तो 11,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा लगा, एक बच्ची ने वर्ड यूज किया अक्रूड बट नॉट पेड। ये सब वर्ड जितना जल्दी बोलना चालू कर दोगे उतना अच्छा है आपकी सेहत के लिए। डन? अभी आउटस्टैंडिंग बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम। अक्रूड बट नॉट पेड एंड आउटस्टैंडिंग आर सिनोनिम्स। डन? अब देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, और आप खाली थोड़ा देर सोच के बोलिएगा। ये 3 फिगर बिठा के दीजिए, देख लीजिए और कॉपी में लिखिए। लिख पाए? बोलिए। 2 बैंक, गुड। 2 बैलेंस कैरिड डाउन बाय P&L। ये अमाउंट, इसमें से कौन सा अमाउंट है? रेंट फॉर द ईयर। और रेंट फॉर द ईयर है इसीलिए P&L में गया ना। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 बैंक, पेमेंट हुआ है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। और ये देखिए 2 बैलेंस कैरिड डाउन, तो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग होएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। यस नो? आप कॉन्फिडेंट है ये काम कर पाएंगे? हमने यहां पे कौन सा लेजर बनाना अवॉइड किया? हमने यहां पर कौन सा लेजर बनाना अवॉइड किया?
सर आपने आउटस्टैंडिंग रेंट का लेजर नहीं बनाया, बनाते तो कैसा होता बताओ पूरा। सर बनाते ना तो ये जर्नल एंट्री में क्या आता मालूम है, बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता, बोलो हाँ। फिर सर एक आउटस्टैंड, ये सब आता है ना आप लोगों को बेटा, हाँ बोलिएगा, नहीं आता ना तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डांटेंगे नहीं बेटा एकदम भी, और अपने आप को कमजोर भी फील मत कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या लिखता बताओ, देख के पोस्टिंग आराम से धीरे धीरे करो, बोलो। सर बाई रेंट लिखते 11,000 और टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख देते 11,000। तो इंस्टीट्यूट बोलता क्या इतना मेहनत करना है, यहीं पे लिख देना कैरेट डाउन यार, चला ना आगे, इतना टाइम थोड़ी है। तो सर ये इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, यस, और अलाउ नहीं करता, प्रमोट करता है। 100 में 99 टाइम्स वो ऐसा ही लेजर बनवाता है। बोला फाउंडेशन में तो बनाए थे ना ऐसा डिटेल में, अब नहीं चाहिए, छोड़ो ना, थोड़ा टाइम बचाओ। हम लोग इस लेजर को बोलते कॉम्बो लेजर। कॉम्बो क्या क्या चीज कॉम्बो है ये, रेंट का और रेंट आउटस्टैंडिंग का, दोनों का मिलाया हुआ लेजर है। एंड इस तरह का लेजर बनाना आपको अलाउड ही नहीं है, जरूरी है टाइम बचाने के लिए, और इंस्टीट्यूट 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, कॉपी में लिखो। एग्जाम्पल 2, स्टार्ट कोई नहीं करेगा। वर्ड सारा समझ में आया, क्या लिखा बोलो तो, 1423 को सैलरी प्रीपेड कितना है 4,000, और सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है 11,000, और 1 साल बाद सैलरी प्रीपेड है 9,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 12,000, और सैलरी पेड इन द ईयर 23-24। 23-24 समझ में आया, जल्दी बोलो, वो है 6,40,000। सर हमको क्या करना है, आपको सैलरी फॉर द ईयर पता करना लेजर बना के। बिफोर दैट आप लोग कैलकुलेटर पे मेरे को सैलरी फॉर द ईयर निकाल के दोगे, ऐसे नहीं, रुक जाओ, बात कर करके मेरे साथ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे। 2 दिन खाली, बस 2 डेज, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगा। मैं एक बार भी नहीं बोलता कि आप सैलरी फॉर द ईयर मेरे को नहीं निकाल के दे पाओगे, नहीं निकाल के दे पाते आप फाउंडेशन पास करते ही नहीं। तो ये निकालना आपको आता है, हम जो बोले खाली उतना मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ओके, यूज योर कैलकुलेटर, जो बोलूं वो बोलिएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, फिर आंसर दीजिएगा। 6,40,000 क्या है, सैलरी पेड, पक्का। 640 को कैलकुलेटर पे लिख लो। नॉर्मली बच्चों ध्यान देना, नॉर्मली अगर ये 0 0 0 0 होता, सुने, ये 0 0 0 0 होता,
हाँ, ये जो 6,40,000 है, यही सैलरी फॉर द ईयर भी होता, अक्रूड भी होता। अभी फॉर द ईयर वर्ड यूज कीजिए प्लीज। हाँ, अभी फॉर द ईयर पे फोकस है। हाँ, तो मैं बार बार अक्रूड इनकड़ में नहीं जाऊंगा। डन। तो यही सैलरी फॉर द ईयर होता। मतलब नॉर्मली सैलरी पेड इज सैलरी फॉर द ईयर प्रोवाइडेड देयर इज नो आउटस्टैंडिंग्स एंड प्रीपेमेंट्स। कॉन्फिडेंट है आप? अब ध्यान से, ये 4,000 रुपीज, क्वेश्चन सुनने के बाद जवाब दीजिएगा। ऐड होगा, लेस होगा, ये होगा, वो होगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं। ठीक है, सुनने के बाद जवाब दीजिएगा प्यार से एकदम। हाँ, ये 4,000 रुपीज करेंट ईयर कौन सा आपका? 2023, 24। ये 4,000 रुपीज 1,423 को प्रीपेड है, माने लास्ट ईयर में पे हो गया था। लास्ट ईयर में ये पे हो गया था। किस साल का खर्चा है? इस साल का खर्चा है। और आप सैलरी फॉर द ईयर ही तो निकाल रहे हो ना। आप सैलरी इस साल का खर्चा ही तो, सैलरी जो खर्चा फॉर द ईयर माने इस साल का, तो आप इस साल का खर्चा ही तो निकाल रहे हो। अभी अभी आपने क्या बोला? ये 4,000 इस साल का खर्चा है, तो ऐड कर दो। डन। ये क्या है? क्या ये? इस साल हमने पे कर दिया है, बट प्री पेमेंट है। नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, इस साल का तो नहीं है ना। हाँ, तो लेस कर दो। ये 11,000 सर, ये लास्ट ईयर का खर्चा है, इस साल का खर्चा नहीं है, तो नहीं है, लेस कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये 12,000 इसी साल का खर्चा है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, पर इस साल का है ना, तो ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग इस साल का ही तो ढूंढ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हो इस साल का है कि नहीं है। साला फोकस वहीं पे है। इतना बड़ा फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम P&L अकाउंट है, वो एक्सपेंस एंड इनकम फॉर द ईयर से बनता है। आप अगला 120 दिन यही सब करने वाले हो। बट सर, इतना हल्का हल्का चीज, आंसर ये खाली आज करोगे बस। नहीं समझे? ये जो कहानी हो जाएगी, इसके बाद ब्रह्मांड पढ़ना है। बट ये तो नॉलेज होना चाहिए ना, बेसिक एकदम। कितना निकला कैलकुलेटर पे? 6 लाख। गुड। एक लेजर बनाओ मेरे लिए। सुनिए, क्लास के अंदर ना, हेलो, क्लास के अंदर जब हम लोग इस तरह का लेजर बनाएंगे ना, तो आप लोग पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, डाट ये सब मत लिखिएगा। बस ऐसे लिखिएगा जैसा मैं लिखता हूं, क्योंकि क्लास के अंदर हम लोग बहुत स्पीड से काम करेंगे। तो बेचारी बच्ची स्केल पेंसिल लेके हमारे पर्टिकुलर्स मारने लग गई है। हमको तो लगा डेट लेजर फोलियो और मार देगी वो वहां पे। तो उतना टाइम नहीं है बच्चे। हाँ, उतना टाइम नहीं है, सब स्पीड से करना है। ये सब लेजर वेजर बनाने नहीं आता है सीए इंटर में। सॉल्व फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, चलो खाली ये 2 अमाउंट लिख के बताओ तो। यहां पे 4,000 लिख दूं? आराम से देखो। और यहां पे 11,000 लिख दूं, फिर यहां पे 9,000 लिख दूं? नहीं, ठीक बोल रहा हो बच्चा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम लोग हैं। बढ़ाना क्या? पहले ये बताओ, प्रीपेड मतलब असेट या लायबिलिटी? एकदम सिंपल, ऐसे दिल पे हाथ रखने का और बोलने का। प्रीपेड, सैलरी पहले से पे कर दिया मैंने किसी को। असेट है या लायबिलिटी है? असेट मतलब इट विल स्टार्ट विथ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। हेलो, ये आज कल में ही क्लियर कर लो ये सब बात, ये परसों से नहीं होगा। हेलो, तो आजकल में जितना मेरे को जितना एक्सप्लॉइट करना कर लो। डन? तो बोलो मेरे को, एन असेट हैज डेबिट बैलेंस, ये सुना हो तुम लोगों ने?
और कोई भी असेट का शुरुआत जब होता है ना तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके होता है। सर प्रूव करिए ना, इधर आओ। बिल्डिंग एक असेट है। हेलो, एक बार बिल्डिंग खरीदो 400 रुपया का, जर्नल बोलो ठीक से। बिल्डिंग परचेज, आराम से, एक तो हड़बड़ी नहीं। हाँ, हमेशा 2-3 सेकेंड लेके सोचो, सोच के बोलो। कल बोला था ना 2-3 सेकेंड लेना है, तो आराम से बोलो ना जी। बोलो 400 रुपए का बिल्डिंग खरीदो, एंट्री मारो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 400। हाँ, मान लो नो डिप्रीसिएशन ना, तो बैलेंस कैरेड डाउन 400। तो अगली बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला बोलो? An asset will always start with two balance brought down. कभी भी असेट लिखना हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कोई भी असेट का लेजर बनाना हो, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का काउंटर इज बाई बैलेंस कैरेट डाउन। कुछ बोलने का जरूरत है कि क्लियर है? इसका काउंटर इज ईयर एंड में तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन लिखोगे ना। अब ये प्रीपेड इज एन असेट। This prepaid is an asset. An asset starts with two balance brought down, ends by balance carried down. Close. ये क्या है? 11,000, 12,000 लाइबिलिटी है। बोलना है? गुड। कोई प्रॉब्लम? अगली बार से हो जाएगा आराम से कि सोचना पड़ेगा? हो जाएगा ना। असेट लिखना होगा फट फट, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। लाइबिलिटी लिखना होगा बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। इसमें हम लोगों को 2 दिन है मास्टरी लाने के लिए। 2 डेज के अंदर अंदर कॉन्फिडेंट होइएगा। टू बैंक बाई पी एंड एल। वाई द वर्ड टू बैंक? सर पेड है, सैलरी टू बैंक की लिखोगे आप। जर्नल एंट्री वही होता, कोई भी पेमेंट करा दो, जिसका पेमेंट हुआ उसका नाम डेबिट होता है, टू बैंक क्रेडिट में लिखते हैं। बोलो सैलरी टू बैंक कितना लिखूं बच्चों? सैलरी टू बैंक यहां कितना लिखूं? बोलो 6,40,000। बाई पी एंड एल आप लोग कितना निकाले थे? एक बार टोटल करो, ये 636 ही आएगा। आया क्या? 6,36,000। बैलेंसिंग फिगर लिख के छोड़ दो। आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए। आप अभी थोड़ा प्रेशर रिलीज कीजिए अपने माथे से। डोंट वरी, हम लोगों का 99% सिलेबस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। इट्स ओनली 1% जो नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो ये जो भी कुछ पढ़ रहे हो ना, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही रेलेवेंट है। डोंट वरी। आप ये सोचो ना, कंपनी क्या सैलरी को रेंट बोल देगी बेचारी? कंपनी डेबिट को क्रेडिट कर देगी, इतना ताकत है उसका। जो इंडिविजुअल करेगा, जो मैं करूंगा, मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड भी वही करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी वही करेगा। उल्टा पलटा नहीं कर सकता। अमेरिका में डेबिट को क्रेडिट नहीं बोलते जी, डेबिट डेबिट ही होता है, खाली डॉलर लिखते हैं बस। डन। सो डोंट वरी, अभी एकदम भी स्ट्रेस मत लो उसको लेके। खाली ये बताओ, इसको रिप्रोड्यूस कर दोगे क्या आप? वहां 1 मिनट, आप रिप्रोड्यूस कर देंगे क्या? अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो। ये लेजर दोबारा बनाने बोलूंगा, आप बना दोगे? खाली हाँ या ना बोलो। पक्का? प्रीपेड का मत, हाथ देखते रहना, हाथ देखते रहना। प्रीपेड का मतलब पता चला? हेलो, असेट है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पता चला? लाइबिलिटी है। टू बैंक बाई पी एंड एल यूनिवर्सल है। कोई भी खर्चा होगा टू बैंक होगा बाई पी एल होगा।
बोलो हाँ या ना। खर्चा होगा तो पेमेंट ही तो करना पड़ेगा जी, खर्चा थोड़ी मिल जाता है। या तो पेमेंट हुआ या पेमेंट नहीं हुआ, रिसीट थोड़ी होता है। तुमको ट्यूशन फीस मिला कि तुम दिया? जल्दी बोल बेटा। तो फिर खत्म हुआ ना बात, तुमको थोड़ी मिलेगा, हमको ना मिलेगा। डिड यू गेट द पॉइंट? तो कोई भी एक्सपेंस होगा ना, टू बैंक होना माने एकदम जिसको बोलो ना पत्थर का लकीर है, वैसा वाला सत्य है। और बाई P&L होना उससे भी बड़ा सत्य है। क्या बोलते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स विच टू आइटम्स? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो अगर कोई एक्सपेंस है तो P&L में जाएगा ना जी। तो बाई P&L तो होना जरूरी है ना। P&L टू एक्सपेंस लिखते हो ना, जब P&L अकाउंट बनाते हो तो टू एक्सपेंस लिखते हो ना, टू सैलरी, टू रेंट। जल्दी बोलिए। तो बाई P&L होगा तब ना टू सैलरी होगा। हेलो, पक्का ना? तो ये कर दोगे रिप्रोड्यूस अभी अगले 2 बार? एकदम पक्का। इस बच्ची का एक क्वेश्चन है और आप आंसर करोगे, पीछे वाली बच्ची। एंड नो वरी, हम हैं। हाँ बोल बेटा क्वेश्चन। प्रीपेड का और आउटस्टैंडिंग का। सर ये 2 अमाउंट एडजस्ट करके लिख सकते हैं? ना ना, आप कोई चीज मेरे बोले बिना कभी एडजस्ट नहीं करोगे। एक रूल याद रखना, सुनिए, वेरी गुड क्वेश्चन, विल बी डिस्कस्ड अराउंड आफ्टर 111 क्लासेस। 112 क्लास बाद का बात पूछ रही है वो। कोई असेट किसी लायबिलिटी के साथ, कोई इनकम किसी एक्सपेंस के साथ, कोई कैश इनफ्लो किसी कैश आउटफ्लो के साथ अपने मन से एडजस्ट नहीं करोगे। समझे क्या बोला? क्या बोला? फिर से बोलो। कोई इनकम किसी एक्सपेंस के साथ, कोई असेट किसी लायबिलिटी के साथ, कोई कैश इनफ्लो किसी कैश आउटफ्लो के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं करोगे। हमसे रूल पूछोगे फिर एडजस्ट करोगे। ये जो म्यूचुअल सेट ऑफ पढ़ाते हैं ना 11th-12th में, ये सबसे बड़ा फॉल्स है दुनिया का। पढ़ते हो ना म्यूचुअल सेट ऑफ? क्या क्या बोलते हैं आप लोग? वो म्यूचुअल सेट ऑफ ही बोलते हैं ना। सुनो, मैं एक तो बात बताता हूं, आप करके दिखा दो मेरे को सेट ऑफ। राजेश है, इसको मैंने माल बेचा है, मेरा डेटर बन गया ना। अगर थोड़ा भी टाइम लगे ना तो बोलना सर रुकिए, डेटर बना क्रेडिटर बना, सोचना पड़ेगा। अच्छा हाय हाय मत मचाइए, चुपचाप रहिए, तो हम लोग को सोचने दीजिए, हम आराम से सोचने देंगे बेटा, नो वरी। तो राजेश को मैंने माल बेचा जी, वो मेरा डेटर बना 400 रुपीज का। 3 साल बाद बोला है पैसा देंगे। कमिटमेंट वही है। वही राजेश से हम माल खरीदे, वो मेरा क्रेडिटर बना 100 रुपीज का। 8 दिन बाद पैसा देंगे। I will pay after 8 days. He will pay me after 3 years. क्या नेट में सेटलमेंट होने वाला है या 400 अलग मिलने वाला है और 100 मैं अलग देने वाला हूं? बच्चों सब समझते हो ना? हाँ, इस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए ये लेक्चर दे रहा हूं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर 110 क्लासेस। ये वहां का स्टोरी है। क्या 400 रुपीज और 100 रुपीज का नेट में सेटलमेंट होने वाला है? क्या राजेश हमको नेट में 300 रुपया देने वाला है? जल्दी बोलो। वो साला 100 रुपया 8 दिन के बाद फोन कर करके बवाल कर देगा मेरे साथ। 100 करोड़ रुपया मान लो, 100 रुपया नहीं है। हेलो, 8 दिन के बाद पैसा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? जल्दी बोलो। उसके क्रेडिट का टर्म्स 8 दिन के बाद का है कि नहीं है? और हम जो उसको उधार दिए हैं वो 3 साल का उधार है कि नहीं है? तो हम नेट में 300 अगर दिखाएंगे तो क्या मिस इंटरप्रिटेशन होगा? क्या मिस कम्युनिकेशन यूजर्स को जाएगा? आप बच्ची ने बोला था ना, कहाँ गई वो बच्ची? हाँ, वो बच्ची बोली थी ना कि जो इंफॉर्मेशन देंगे वो यूजर के समझ में आने लायक होना चाहिए, वो यूजर उसको इंटरप्रीट कर सके।
इस तरह का इंफॉर्मेशन दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है कि नहीं। अगर हम 300 दिखा दिए तो जल्दी बोलिए, मिसलीडिंग है कि नहीं। जैसे मैं 300 दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, तुमको क्या लगेगा राजेश से 300 मिलने वाला है, बोलो हाँ, कैसा होने वाला है। हम 100 उसको 8 दिन बाद देने वाले हैं, रुकिए। और 400 उससे, एक मिनट रुकिए, मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ। और 400 उससे 3 साल बाद लेने वाले हैं। 2 चीज याद रखिएगा प्लीज। इसके बाद क्वेश्चन अलाउ करूंगा, बट ये 110 डेज के बाद का लेक्चर है। लेक्चर ये बोलता है अगर लीगली एनफोर्सिएबल राइट टू सेट ऑफ आपके पास है एंड इंटेंट टू सेटल ऑन नेट बेसिस, थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड है प्लीज, हाँ, दूसरा क्लास में नहीं बोलना चाहिए, पर हम क्या करें, बच्ची ने छेड़ दिया तो मेरा गलती नहीं है। ओके, अब बोल दिया तो मेरा मन भी करता है कि बता तो दे बेचारी को, ठीक है बाद में फिर बता देंगे। 2 चीज बोला, बड़ा बड़ा वर्ड, क्या बोला, फिर से बोलो तो। हाँ, इंटेंट टू सेटल ऑन नेट बेसिस होना जरूरी है, इंटेंट टू सेटल ऑन नेट बेसिस। और उसके ऊपर देखिए लीगली एनफोर्सिएबल राइट टू सेट ऑफ भी होना चाहिए। माने लॉ भी मेरा कुछ नहीं कर सके, मेरा मन भी है नेट देने का। लॉ भी बोलता हाँ हाँ करो ना नेट यार, करो ना, कौन मना करता है। और मेरा इंटेंशन भी नेट में ही पैसा देने का है या नेट में ही लेने का है, तभी नेट होगा, अदरवाइज नेट नहीं होगा। 2 चीज को नेट करना पाप है। क्लियर? एक असेट को लायबिलिटी के अगेंस्ट में, एक इनकम को एक्सपेंस के अगेंस्ट में, और एक कैश इनफ्लो को आउटफ्लो के अगेंस्ट में। नेट करना पाप है। क्लियर? सोचो क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला, समझा तो दिया, दोबारा क्या बोल रहे, छोड़ो ना। चलिए कॉपी में लिखिए। एग्जाम्पल 3, सॉरी हाँ, चूंचा मत कीजिएगा प्लीज। ऐसे क्या है, गलती हो गया हो गया। पहले पूछिएगा मीनिंग, अगर नहीं समझ में आएगा तो। अनुपम नीचे आके एसी चलाओ जल्दी, एसी बंद करो। बुक पहुंची आप लोगों तक? किसके किसके पास बुक है, हाथ उठाओ एक बार प्लीज। ओ, कल आप लोगों ने नहीं लिया बुक। अनुपम बुक है तुम्हारे पास? समझ में आया क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ बोलो तो। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट है। बीच में लिखा हुआ रेंट वाज इंक्रीज्ड ऑन, रेंट वाज इंक्रीज्ड ऑन 1/11/23, साल 23-24 का है। कोई डाउट मत रखिएगा, बोलिएगा मत कैलकुलेशन में गलती हो गया सर।
केयरफुली कैलकुलेट करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। बुक्स কতগুলো আছে এখানে? बुक्स কতগুলো আছে? দিয়ে দাও সব ছেলেগুলোকে, और मंगवा लो ऑफिस से। जिनके जिनके पास भी बुक नहीं है आप लोग बुक ले लीजिए, तो एक बार दे दे तुम सबको, और बाकी ऑफिस से मंगवा ले। बोलिए कितना महीना तक, कहां से कहां तक रेंट वाज 4000 अ मंथ से नहीं बोलोगे तो मुश्किल है। कहां से कहां तक रेंट वाज 4000 रुपीज ए मंथ, अप्रैल से अक्टूबर तक। एकदम आराम से समझ में आता है कि नहीं बेटा? अप्रैल से अक्टूबर 4000 था ना, चलो काउंट करते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4000 रुपीज अ मंथ था। कितना महीना हुआ? 7 मंथ्स। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ्स। नवंबर से क्या हुआ? 5000 अ मंथ हो गया ना, क्योंकि साफ लिखा है ना रेंट वाज इंक्रीज ऑन 1/11/23, और शुरू में लिखा है ना रेंट वाज आउटस्टैंडिंग ओनली फॉर 1 मंथ। तो ये क्लियर है ना, ये 1 महीना का ही रेंट है। तो ये अलग अलग क्यों है सर? अलग अलग होगा नहीं, भाड़ा बढ़ गया बीच में, भाड़ा बढ़ गया बीच में, तो रेंट आउटस्टैंडिंग तो अलग अलग होगा ना। बट ये भी 1 मंथ रेंट है, ये भी 1 मंथ रेंट है। समझने में दिक्कत है या आप कॉन्फिडेंट हैं? थैंक यू सर। करना क्या है? मेरे को लेजर बना के देना है, उसमें पेड भी निकले और पीएल भी निकले और आउटस्टैंडिंग भी लिख पाओ। कैलकुलेशन करो। पहले खाली रेंट फॉर द ईयर बता दो। ऐसे बोलो, समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग, आराम आराम से। हाँ बोलो बोलो। 4000 रेंट था 7 मंथ के लिए, पक्का ना? और बोलो 5000 रेंट था 5 मंथ्स के लिए। फोन करके मंगवा लेना भैया, कम पड़ेगा ना। हाँ बोले दिएছি। ठीक আছে, उन्हें করে দেবে রে बाबा। 2 ठो किताब रख के क्या करेगा? माथा में प्रेशर ही देगा उन लोग के। लिख पाए बच्चों? ये करेक्ट है क्या कैलकुलेशन? आप लोगों ने बोला है मेरे को, ये करेक्ट है? आप लोग इतना स्ट्रेस में क्यों है? सब ठीक है ना? कर पा रहे हो ना कैलकुलेशंस? हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अकाउंटिंग में काउंटिंग भी है, तो काउंटिंग भी करना पड़ेगा। जरा बोलिए तो कैसे स्टार्ट होगा लेजर? वेरी गुड। क्या लिखा तुमने? फिर से बोलो। वेरी गुड। वेरी गुड। By P&L is 53. To bank is कोई प्रॉब्लम है इसको बनाने में? कल परसों आगे 120 क्लासेस में इसको रिप्रोड्यूस कर दोगे? यस नो? एकदम पक्का? गुड। इसको कैलकुलेशन से निकाल के बताओ तो, कैलकुलेटर करके। ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे सोचो। लास्ट ईयर का 4000 रेंट आउटस्टैंडिंग था, देखो हाँ ना बोलो। बेटा कैलकुलेटर छोड़ दीजिए। गर्ल प्लीज, व्हेन आई स्पीक
डोंट यूज द कैलकुलेटर्स, उस वक्त खाली सुनना है। लास्ट ईयर 4000 आउटस्टैंडिंग था क्या? कितना महीना का बाकी था? और इस बार 7 मंथ तक 4000 रुपीज था। फॉर 7 मंथ द रेंट वॉज 4000। बोलो हाँ। तो टोटल 8 महीना का 4000 करके हम लोग पे किया होगा। फॉर 8 मंथ्स वी मस्ट हैव पेड 4000 ईच। बोलो हाँ। पिछला साल का 1 महीना का बाकी था, इस बार का 7 महीना का अक्रू हुआ है ना, तो ये तो पेमेंट हुआ ही होगा। तो 8 into 4 32, ये पेड हो गया होगा ना। देन नवंबर 5000, दिसंबर 5000, जनवरी 5000, फरवरी 5000। मार्च का पेमेंट नहीं हुआ, 1 महीना का पेमेंट नहीं हुआ, तो मार्च का ही तो पेमेंट नहीं हुआ, यानी 4 महीना का पेमेंट हुआ ना। 4 into 5000 20,000। पेमेंट ऐसे भी तो निकल जाता ना। तो हम लोग वी शुड बी इक्विप्ड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स एनी तरीका से, जैसा मन करेगा वैसे हम कैलकुलेट करने के लायक होने चाहिए। एंड वी विल बी, डोंट वरी। कॉपी में लिखो। इस कॉन्सेप्ट का लास्ट एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग आवर फर्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या नाम है इसका? अक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस 4 फिगर में अक्रू कौन सा है? इस 4 फिगर में अक्रूड का फिगर कौन सा है? यस, जो पीएल में जाता है वो अक्रूड ही होता है। अक्रू हुए बिना कोई पीएल में जाने की ताकत नहीं रखता। P&L इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल कॉन्सेप्ट। लिखा है ना मैंने कॉपी में। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4। लिखो 2 months TWO, हाँ 2 months रेंट आर प्रीपेड। चलेगा? हाफ अ मिनट अपने आप को टाइम दे दो। जो भी कुछ तेरा दिमाग तेरे को बोल रहा है उसको करने दो खुला। हाफ मिनट। हमको कोई आंसर मत दीजिएगा, जस्ट सी एंड बिलीव। देखे कुछ कुछ पल्ले पड़ा। एक लाइन में बोलिए ये 16,000 क्या डिनोट करता है? व्हाट एग्जैक्टली दिस 16,000 सेज? ये 2 महीना का रेंट है। थैंक यू, हो गया काम खत्म। इतना समझते हो तो ठीक है, बाकी हम करेंगे। तो 1 महीना का रेंट 8,000 हुआ ना। ये 8,000 रेंट पर मंथ कब से कब तक था? देख लो और देख के बोलो आराम से। अप्रैल से दिसंबर तक था। मैं करेंट ईयर का बात बोल रहा हूं, पिछला साल में भी था। आई एम टॉकिंग अबाउट करेंट ईयर। अप्रैल टू दिसंबर द रेंट वाज 8,000 रुपीज पर मंथ। फिर कितना हो गया? 10,000 पर मंथ हुआ कि 20 पर मंथ हुआ? सर 10,000 पर मंथ हुआ। 2 महीना का प्रीपेड है ना, तो 10,000 पर मंथ हुआ ना। ऐसे भी 8,000 से सीधा 20,000 रेंट करोगे ना। हाँ, टेनेंट छोड़ के चला जाएगा। चलो खैर, एनीवे 10,000 पर मंथ हुआ।
आप कॉन्फिडेंट हैं? मेरे को सॉल्व करके दो। रेंट फॉर द ईयर, आराम से आराम से आराम से। बाप रे, मेरी क्लास में कोई अगर जल्दी बोलता है, जल्दी, और वो राइट बोलता है, तो उसको हम 3 मिनट के लिए बेंच पे खड़ा कराते हैं, और वो रॉन्ग बोलता है तो 2 मिनट के लिए। क्या मतलब? जल्दी बोलना गुनाह है मेरी क्लास में। आराम से काम करिए। $8,000 9 मंथ के लिए था ना रे? ये अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ होता ना? काउंटिंग कर ले एक बार प्लीज मेरे लिए। 9 मंथ ना? ओके। और फिर 10,000 हुआ ना? ये 3 मंथ के लिए था ना? सो दिस इज 72 एंड दिस इज 30। वेरी गुड। कितना हुआ बेटा? 1,02,000। ये क्या है? रेंट फॉर दी ईयर है। पी एंड एल में जाएगा ये, अक्रू हुआ ये। यस, हाँ जरूर करेंगे बच्चा। पहले ये बताइए 16,000 का मतलब समझते हो? 2 मंथ्स रेंट्स आर प्रीपेड। इसका मीनिंग क्या है? 2 महीना का, 2 महीना का। और 2 महीना का प्री पेमेंट हम कर दिया है 16,000 रुपया, तो इसका मतलब 1 महीना का कितना है? बस, तो पहले ये दिमाग में लगा भाई, शुरू में मेरा भाड़ा 8,000 था। रेंट तो पर मंथ होता ना बेटा। अब यहां पे क्या है बताओ? क्लोजिंग में, मतलब नेक्स्ट ईयर में मेरा रेंट 10,000 पर मंथ हो। ये भी 2 महीना का है ना बेटा? तो 10,000 पर मंथ उसके बाद हो गया था। तो वो कब हुआ? यहां मैंने लिखा देखो, रेंट वॉज इंक्रीज ऑन 1/1/14 नहीं, 1/1/1/24 को रेंट बढ़ गया था। तो दैट मीन्स इन द करेंट ईयर फॉर द फर्स्ट 9 months the rent was 8,000 per month, and in the last 3 months the rent was 10,000. So for the full year the rent was 8,000 into 9, 10,000 into 3, plus कर दिया। बहुत आराम से ये लिख के बताओ। ऐसे लिखेंगे ना, देखो तो। आप बोले ना ये हम लिख देंगे, ये वाला काम आप बोले ना हम लोग कर देंगे, तो बोलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखूं? वेरी गुड। बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना लिखूं? ग्रेट। वेरी गुड। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल।
ये रेंट मंथली बेसिस वाला नहीं है, एब्रप्ट टाइप का रेंट है। लेजर बना के चाहिए मुन्ना, कैलकुलेटर करके नहीं। हाँ, लेजर देखना चाहते हैं हम कि आप कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं लिखने को लेके। जो 2 days में कॉन्फिडेंस आना था वो अभी आ गया कि नहीं आया, जस्ट वांट टू चेक दैट। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये प्रीपेड है, ये आउटस्टैंडिंग है। आपको रेंट अकाउंट बनाना है, डोंट डू कैलकुलेटर, लेजर बनाओ, लेजर में लिख के दिखाओ आराम से। सारे स्टूडेंट लोग मैच करा लेना, हाफ अ मिनट के बाद चेक करना, आराम से कंप्लीट करके। कर पाए या नहीं कर पाए? कितने स्टूडेंट लोग ये आंसर निकाल पाए? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ नीचे। कितने लोग नहीं कर पाए? दोज हु कुड नॉट मैनेज इट। क्यों आ रहा देखिए, वो तो टोटलिंग का आ रहा होगा, समझ गया हम, देख लो एक बार। ठीक हो गया? जूम क्लास वाले प्रोमिता, अविक, शुभांगी, सायक, रिया, मऊ, आदित्या, यस और नो करके बताओ, ये लेजर बना पाए? यस और नो, सिर्फ यस और नो लिखना है। गुड, वेरी गुड, गुड गुड। ठीक है, छोड़ दीजिए। सो अक्रूड मतलब फॉर द ईयर। अक्रूड मतलब वो वाला फिगर जो हम P&L में लेकर के जाएंगे। डन है? कॉपी में लिखो। पैराग्राफ नंबर लिखो, कंसिस्टेंसी। यस, हाँ, क्या लिखा बच्चों? कंसिस्टेंसी। किसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी? टिके रहना। अच्छा, माने लाइब्रेरी, वो क्या नाम, डिक्शनरी लेके घूम रहे हो क्या? अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं ये बताइए। मतलब टिके रहना। राहुल द्रविड़ वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट। नहीं? हाँ, फिर से। ओके ओके, इस वर्ड को खाली ऐसा चेंज कर दीजिए, खाली मेरा वर्ड। हाँ, मेरा, आपका आइडिया, वर्ड हमारा, तब मार्क्स मिलेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी, मेथड की जगह पॉलिसी। पॉलिसी इज ए लार्जर वर्ड जिसमें मेथड भी आता है, बेसिस भी आता है,
प्रिंसिपल्स भी आता है। पॉलिसी एक बड़ा वाला सर्कल है जिसमें 3 चीजें हैं, अकाउंटिंग रूल एंड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मेजरमेंट बेसिस एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशंस। सो तीनों चीज मिला दो तो पॉलिसी बन जाती है। हम लोगों का पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 डेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपने बोला ना, जो मेथड यूज करते हैं उसमें हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वर्ड इज, हम जो पॉलिसी फॉलो करते हैं ना उसमें हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सर जी, इट्स ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या मतलब है? हाँ, कल ये वाला बात हुआ था ना। रुकिए, अभी इस बच्ची को थोड़ा परेशान करते हैं। बच्ची ने अच्छा बात बोला, जो अच्छा बात बोलती है हम उसी को परेशान करते हैं। जो रॉन्ग बोलता है उसको तो राइट आंसर चाहिए बेटा। जो राइट है उसका ना ग्रिलिंग होना चाहिए कि वो कितना राइट है। सो आपने बोला कि कंसिस्टेंसी इज ए फंडामेंटल। कल हम लोग बोले थे ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो अक्रूवल का मतलब क्या हुआ आपने देखा। तो हर इंसान, किसी का भी P&L मेरे सामने आता है ना, अभी जो रिलायंस का P&L है, टाटा स्टील का P&L आएगा, सुजलॉन का P&L आएगा, मान लो इन्फोसिस का P&L मेरे सामने आएगा, हम मान के चलेंगे कि दीज P&L आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसमें वो लोग भी, साला लोग रेंट जो डेबिट किया है ना, 1,40,000 किया होगा। हेलो, अगर ये इन्फोसिस का लेजर है, ऊपर देखो, तो उन्होंने भी रेंट जो पीएल में डेबिट किया होगा ना, वो 1,40,000 ही होगा इस साल में। डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अक्रूवल कॉन्सेप्ट हर कोई फॉलो करता है और हर दूसरा आदमी अज्यूम करता है कि सामने वाले ने फॉलो करा होगा। कंसिस्टेंसी भी वैसा ही एक रूल है, उतना ही ताकत वाला, सेम स्ट्रेंथ है उसका भी। बच्ची ने बोला कि सर, जो भी बंदा P&L, बैलेंस शीट, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता होगा ना, तो वो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जो एक बार उसने अडॉप्ट कर लिया, उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको बोला कि हम तुम्हारा ट्यूशन फीस लाइबिलिटी में लिखते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद, बोलो आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको इनकम में शिफ्ट कर देते हैं। एक बार बोर्ड पे देखो, आप लोगों को ना ये सब वर्ड बोलने में थोड़ा जो दिक्कत हो रहा है, 4 to 5 डेज में सेटल हो जाएगा। ये जो अभी आपने बोला सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो आप थिंक नहीं कर पा रहे ना कि मैं क्या अगला सेंटेंस बोलूं। 4 to 5 डेज में सेटल हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। हम बहुत बार ऐसा फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं कि आगे का तुम बताओ, हम क्या सोच रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी। देख मेरा एंट्री देख, क्या लिखा हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। तुमने पैसे दिए 15,000 रुपया, मैंने एडवांस में डाल दिया। 6 महीना बाद, जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा, टुडे इज 7th of March, 5 महीना ऐड कर दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से 18th of August। से क्या करूंगा एंट्री? ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस, या P&L भी बोल सकते हो। अब जैसे तुमने वर्ड देखा रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसके अंदर से एक तो गंध आया ना लाइबिलिटी का। यू कुड स्मेल द लाइबिलिटी, बोलो हाँ या ना। ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस, तो ऐसा वर्ड बोला करो जिससे थोड़ा पता चले कि ये लाइबिलिटी है ना, असेट है ना, इनकम है, ये पता चलना चाहिए। सो यूज द वर्ड्स वेरी वेरी स्ट्रांगली कि मन में डाउट ही नहीं रहे। एंड देन आई क्रेडिटेड ट्यूशन फीस। अब जैसे कोई ट्यूशन फीस का नाम लेता है तो क्या फील होता है जी? इनकम। तुम्हारे लिए एक्सपेंस,
मेरे लिए बोल रहा हूं, टीचर के लिए इनकम वाला फीलिंग आता है ना, तो खाली ट्यूशन फीस कोई लिखे इट्स एन इनकम, ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस वर्ड लिखे जल्दी इट्स अ लायबिलिटी। कॉन्फिडेंट है आप लोग? तो ये एंट्री मैं करता हूं, कंसिस्टेंटली कर रहा हूं पिछले 20 सालों से, 28 सालों से रादर, कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर आई एम डूइंग दिस। तो सर अभी भी आपका बैलेंस शीट जब मार्च में बनेगा तो लायबिलिटी रहेगा उसके अंदर? हाँ, भरा हुआ रहेगा कि नहीं लायबिलिटी? जल्दी बोलो, आप लोग दिए ना पैसा तो लायबिलिटी में आएगा ना जी, फटाफट। And I'm doing this consistently year after year. I'm following this policy of, रुको, I'm following this policy of recognizing income on account, words पे ध्यान दीजिएगा, डरिएगा मत, 4 to 5 days बस, उसके बाद ये सब वर्ड आपके मुंह से निकलेगा। I am following this policy of recognizing tuition income as an income when the syllabus is completed for the last 28 years. If the tuition fees is received early, I record it as a liability. This is my policy for last 28 years. And I am doing this consistently year after year. तो कोई भी बच्चा, जैसे तुम आज मेरा ये बात सुने, बहुत सारे बच्चे ये बात 28 साल पहले भी सुने होंगे, हेलो, लास्ट ईयर भी सुने होंगे। तो वो बच्चा जैसे ही मेरी बैलेंस शीट देखेगा, बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन मिलता है, याद है ना आपने बोला था कल, तो जैसे वो मेरी बैलेंस शीट देखेगा उसको लायबिलिटी साइड में दिखेगा ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस, वो तुरंत समझ जाएगा ओ अगस्त में पीएल में जाएगा, हेलो, अगस्त में पीएल में जाएगा। अगर वो मेरे पीएल में ट्यूशन फीस देखेगा तो बोलेगा ओ ये उन बच्चों का है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। डिड यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली? क्या बोला, समझ में आया? सो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एन अकाउंटिंग पॉलिसी वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। एंड ये तो शुड बी फॉलोड तो हम लोग बोल रहे हैं, इट इज फॉलोड यार, एंड एवरीबडी डज दैट एंड एवरीबडी एल्स बिलीव्स दैट ही इज डूइंग दैट। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। ऐसा थोड़ी है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आज डिप्रिसिएशन मन किया, स्पेलिंग अच्छा लगा, स्ट्रेट लाइन, कल देखे साला रिटन डाउन वैल्यू से अच्छा से मैथमेटिक्स का परसेंटेज निकलता अच्छा से, WDV। नहीं नहीं नहीं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे मन आया कपड़ा बदलते हो, मन आया पॉलिसी बदल दोगे क्या? हेलो, जीन्स पहनने का मन नहीं, आज चलो फॉर्मल में चलते हैं। पॉलिसी भी ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। पॉलिसीज हैव टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली एंड इट इज टू बी फॉलोड। तो तुम छोटा बच्चा है बेटा, तुम ना अभी 20 साल का है, 19 साल का है, तुम्हारे लिए ना नया चीज है। हम लोग तो 31 सालों से 32 सालों से देख रहे हैं लोगों को, सारी कंपनियां 25-25 40-40 साल से एक ही पॉलिसी पे टिकी हुई हैं। हमको हो गया 25 साल शादी को, एक ही लुगाई पे टिके हुए हैं। So it I mean sorry I'm very sorry. So it has to be consistent year after year. I mean policies should be, लिखिए आप लोग ना आजकल, आज ब्रेकअप कल नया, लिखो क्या लिखा, लिखो an accounting policy adopted once an accounting policy adopted once should be used / followed consistently year after year.
एंड प्लीज बिलीव दिस इज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. ये इंस्टीट्यूट को ऐसे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. लोग ऐसा शुरू से करते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत बाद में बना. हेलो, अकाउंटिंग तब से बना क्या जब से इंस्टीट्यूट बना? हाँ, लोग कई सौ सालों से ऐसा करते आए हैं. इंस्टीट्यूट ने तो देखा, अच्छा बाबा ये तो बहुत पॉपुलर है, चलो इसका नामकरण कर देते हैं. उनको नाम दे दिया फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. नहीं, अजम्पशंस. एंड कंसिस्टेंसी इज अ नहीं, कंसिस्टेंसी इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption, and we people should be consistent with regard to application of our accounting policies. An accounting policy which we adopt once should be followed consistently year after year. Done? B में इसको A कर दो ना प्लीज. B में लिखो an accounting policy is मैं ले लिया. An accounting policy is, 3 वर्ड बोला था मैं, उस बच्ची ने 1 बोला था. मेथड उस बच्ची ने बोला, मैं 2 और वर्ड बोला था. रिपीट कराओ. लिखो an accounting policy is an accounting principle. प्रिंसिपल कोई रूल बोलते हैं. An accounting policy is an accounting principle, comma, method. और एक बोला था basis. तीन वर्ड याद रखिएगा, कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखना हो 3 वर्ड लिखना है. An accounting policy is an accounting principle, method and basis used by an entity to prepare financial statements. क्या लिखा? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डेफिनेशन याद करना, याद हो जाएगा, सिंपल है. और क्या? सी नंबर में लिखो ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी can be done only if, नीचे में रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, ओनली इफ. सर कंसिस्टेंसी इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. हमें कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स ट्रू. पर अगर बदलाव इनएविटेबल है, अगर चेंजेस जरूरी है, अनअवॉइडेबल है, पुराना ठीक नहीं है, झमेला हो रहा है रोज, मतलब अकाउंट्स में, घर में नहीं. क्या लिखा बोलो? इफ ए रोमन 1 ना, इट इज रिक्वायर्ड बाई एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और फिर लिखो रोमन 2, और लिखो वहीं पे और, ओ आर. अब नीचे और, इट इज रिक्वायर्ड बाई ए स्टैच्यूट. यहां पे जितनी बार हम इट लिख रहे हैं वो चेंज को इट बोल रहे हैं. आप सेंटेंस पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. क्या लिखा? इट इज रिक्वायर्ड बाई अ स्टैच्यूट. इसको लॉ, एक्ट ऐसे लिख दो. फिर लिखो और. अब लिखो रोमन 3, इट इज रिक्वायर्ड फॉर
ये पैरा कंप्लीट होता है। एक पैरा, इसमें एक लाइन और है, फिर जाएंगे ब्रेक पे। क्या लिखा? इट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। केयरफुली ये बी नंबर को पढ़िए ना बेटा सब कोई। चेंज करना अलाउड ही नहीं है कि चेंज करना अलाउड है? अलाउड है ना, मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को वायलेट किया जा सकता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लोग पॉपुलर है तो क्या हुआ, हमको नहीं फॉलो करना, हमको गलत लग रहा है। जो चीज पॉपुलर है वो भी तो गलत हो सकता है। जल्दी बोलिए, क्या लिखा हो बताइए तो। कब कब हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला चेंज करो, एक तो नया एएस आ गया भाई, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हो गया और उसने बोला ये पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा और हमको एएस को फॉलो करना है क्योंकि मेरा ऑडिट होता है। बैक में जाइए एक क्लास पीछे, मेरा ऑडिट होता है, मेरे को एएस फॉलो करने का। एएस बदल गया, नया एएस आ गया, मेरे को बोला ये नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। बोलो हम क्या करें? चेंज करिए। अब कर, आपके पास ऑप्शन क्या है? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। लॉ बदल गया देश का, लॉ बदलने की वजह से मेरे को वो अकाउंटिंग पॉलिसी मोदी जी मना कर होगा नहीं, बोलो जाओ। क्या करें भैया? सरकार से पंगा ले लें? ईडी है, सीबीआई है, क्या जानते हो ना कौन है लोग? हाँ, घर आ जाएगा, क्या करेंगे? तीसरा, इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं बन रहा था पुरानी पॉलिसी से, हम फील कर रहे थे पिछले 10-12 सालों से, बदलना जरूरी है ना। तो ओनली इन दीज 3 सिचुएशंस, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, ओनली इन दीज 3 सिचुएशंस we can change our accounting policies, otherwise we will be consistent year after year. easily समझ में आ रहा है? सी नंबर पॉइंट लिखो, सी नंबर। डी आएगा, डी लिखो। The change should be applied retrospectively. मीनिंग बता सकते हैं? हाँ, फर्स्ट दिन जिस दिन कंपनी बनी ना मेरी, वहां से पॉलिसी चेंज को इंपैक्ट डाल के आज लाना पड़ेगा। नहीं समझे? ऐसा नहीं आज चेंज किए आज से प्रोस्पेक्टिवली यूज कर लो, नॉट अलाउड। पॉलिसी चेंज करना होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट डालना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव रिकैलकुलेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव रिकैलकुलेशन करना होगा। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो एक आइटम, एक असेट का आइटम है, 40,000 में बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, मैंने कोई पॉलिसी चेंज करी, रेट्रोस्पेक्टिवली रिकैलकुलेशन करके लाया, इसका बैलेंस शीट में 52,000 वैल्यू होना चाहिए। नहीं समझे? मैं क्या करूंगा? आज 12,000 रुपया से असेट को बढ़ा दूंगा। यू गॉट द पॉइंट? लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसे 1 सेकेंड में नहीं आया है। 22 साल पहले जाके देखे थे असेट कितने का था, फिर आज कैलकुलेट कर करके लाया, 52 आया। ओल्ड पॉलिसी से 40 आया हुआ था, न्यू पॉलिसी से 52 आया। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 2 वर्ड याद रखिएगा, 16-17 दिन बाद फिर बोलेंगे। पॉलिसी चेंजेस आर रेट्रोस्पेक्टिव, एस्टिमेट चेंजेस आर प्रोस्पेक्टिव। नहीं समझे? अगर मैं कभी भी कोई पॉलिसी चेंज करूंगा, मुझे रेट्रोस्पेक्टिव रिकैलकुलेशंस करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑन विच द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर मैं एस्टिमेट चेंज करूंगा तो आज से बस नया परसेंटेज मारूंगा। गॉट द पॉइंट? नीचे लिखो, क्या लिखा? दी रेट्रोस्पेक्टिवली।
ई नंबर में लिखो, the asset oblique liability should be changed क्या लिखा? should be changed by correspondingly, yes Abhik you are right, क्या लिखा? by correspondingly adjusting profit and loss account. मीनिंग समझे क्या? बताना। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS5 में पढ़ाएंगे। ओके, अभी खाली ये बताओ, ये मीनिंग समझ में आया क्या? क्या बोले हम? अगर असेट को मुझे 40 से, बोलो देख के, अगर असेट को मुझे 40,000 से 52,000 करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे? असेट ऑलरेडी 40 में है मेरे बैलेंस शीट में, हम चेंज करके उसको 52,000 बनाएंगे। क्या एंट्री मारेंगे? असेट अकाउंट डेबिट 12,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस। पढ़िए, लाइन पढ़िए, लाइन पढ़िए। लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट या क्रेडिट होगा ना, असेट अगर आप डेबिट करोगे, असेट को तो बढ़ाना होगा तो डेबिट करना होगा, यस नो? असेट को बढ़ाना होगा तो डेबिट करना होगा, तो कुछ क्रेडिट भी तो करना होगा ना जी, डुअल एस्पेक्ट चलता है ना। तो क्रेडिट जो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। गॉट इट? ये पैरा कंप्लीट होता है। 10 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं। ओके